दोस्तों, आज की हमारी क्लास जॉर्ज ऑरवेल के एक ऐसे नॉवेल पर है जो उनकी फेमस बुक्स एनिमल फार्म और 1984 जितनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ऑरवेल को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टीजीटी को हम कवर कर रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं ऑरवेल्स के वर्क। नॉवेल का नाम है अ क्लर्जीमैन्स डॉटर और यह 1935 में पब्लिश हुआ था। यह ऑरवेल का सेकंड नॉवेल है। इस नॉवेल की सेंट्रल कैरेक्टर है डोरोथी हेयर। अब नाम से ही सवाल पैदा होता है, अ क्लर्जीमैन्स डॉटर यानी एक क्लर्जीमैन की बेटी। लेकिन ऑरवेल ने उसे सिर्फ एक बेटी की कहानी क्यों बनाया? क्योंकि डोरोथी की पूरी आइडेंटिटी शुरुआत में उसके अपने नाम से नहीं बल्कि उसके फादर की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। वह खुद कौन है, क्या चाहती है, उसका अपना क्या जीवन है, क्या उसका कोई अपना ड्रीम है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी इंसान से उसका फेथ, उसका घर, उसका पैसा, उसकी सोशल आइडेंटिटी और उसकी पुरानी जिंदगी सब छीन ली जाए तो आखिर बचेगा क्या? यही सवाल इस नॉवेल की सेंट्रल थीम है। आज हम इस पूरी कहानी को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट स्टोरी, फिर 5 कैरेक्टर का स्ट्रक्चर, फिर कैरेक्टर्स, थीम, सेटिंग और अंत में एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। टाइटल है अ क्लर्जीमैन्स डॉटर, ऑथर है इसके जॉर्ज ऑरवेल और उनका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। पब्लिश हुआ था ये 1935 में। जेनरा है इसका नॉवेल, सोशल कमेंट्री और एक्सपेरिमेंटल फिक्शन। मेन कैरेक्टर है इसकी डोरोथी हेयर और इनके फादर का नाम है रेवरेंड चार्ल्स हेयर, ठीक है, जिन्हें हम चार्ल्स हेयर के नाम से आगे जानेंगे। अच्छा, अब इसकी सेटिंग कहाँ पर है? नेपहेल, लंदन, केंट और साउथ ब्रिज नाम के स्थान पर है। नॉवेल की पब्लिकेशन 11 मार्च 1935 को हुई थी। ऑरवेल ने इसे 1934 में लिखकर पूरा किया था। अब कहानी शुरू होती है। हमारी हीरोइन है डोरोथी हेयर। डोरोथी लगभग 28 साल की अनमैरिड वुमेन है। वह किसी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी रही। उनका पूरा जीवन उनके पिता के आसपास घूमता है। उनके पिता हैं चार्ल्स हेयर। वे इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन नेपहिल में रेक्टर हैं। डोरोथी का जीवन बाहर से देखने पर रिलीजियस और रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन अंदर से उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन है। सुबह जल्दी उठना, घर का काम, पिता की देखभाल, चर्च से जुड़े काम, प्रेक्टिशनर्स से मिलना, चर्च के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कराना, फंड रेजिंग के लिए कॉस्ट्यूम तैयार करना और साथ साथ घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैनेज करना। यानी डोरोथी की ज़िंदगी में आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह एक डॉटर भी है, हाउसकीपर भी है, रिलीजियस वर्कर भी है और प्रैक्टिकली अपने पिता की केयर टेकर भी है। डोरोथी बहुत रिलीजियस है, लेकिन उनका रिलीजन केवल संडे चर्च जाने वाला रिलीजन नहीं है। वह अपने फेथ को बहुत सीरियसली लेती हैं। वह अपने आप को डिसिप्लिन करती हैं, अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करती हैं। उनके मन में यह भावना है कि सफरिंग और सेल्फ डिनायल इंसान को मॉरली बेटर बना सकते हैं। इसलिए डोरोथी अपने फिजिकल और इमोशनल नीड को लगातार दबाती रहती हैं। यहीं से उसके कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने आता है, सेल्फ डिनायल, यानी अपने लिए कुछ मांगना। लगभग पूरी तरीके से ये गलत समझती है। डोरोथी दूसरों की सेवा करती है, लेकिन अपने लिए जीना नहीं सीख पाती। अब डोरोथी के पिता को समझिए। रेवरेंड चार्ल्स हेयर एक क्लर्जीमैन है, लेकिन ऑरवेल उन्हें आइडियल क्रिश्चियन प्रीस्ट के रूप में प्रेजेंट नहीं करते। चार्ल्स हेयर धार्मिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन अंदर से प्राइड, इरिटेशन और क्लास प्रेजुडिस उनमें दिखाई देता है। वे गरीब और लोअर क्लास लोगों को बराबर की नज़र से नहीं देखते हैं। उनकी चर्च में धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है
और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनके ऊपर कर्जे हैं, घर में पैसे की कमी है और इन सब प्रॉब्लम का प्रेशर अक्सर डोरोथी पर जाता है। इसलिए डोरोथी अपने पिता से भी डरती हैं और उनकी सेवा भी करती हैं। यह रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डोरोथी की आइडेंटिटी शुरू ही डोरोथी से ज़्यादा क्लर्जीमैन्स डॉटर से होती है। अब कल्पना कीजिए एक छोटा सा इंग्लिश टाउन, पुराना चर्च, रेक्टोरी, कम इनकम, बढ़ते कर्जे और एक यंग वुमेन जो पूरा दिन काम करती रहती है। डोरोथी पेरिस के लोगों की प्रॉब्लम सुनती हैं, कभी चर्च के लिए पैसा कलेक्ट करती हैं, कभी चिल्ड्रंस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट्यूम्स बनाती हैं, कभी घर का हिसाब संभालती हैं, लेकिन उनके अपने फ्यूचर का कोई प्लान क्लियर नहीं है। यानी वो फिजिकली तो बहुत एक्टिव हैं लेकिन साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड हैं, बंधी हुई हैं। अब कहानी में आता है एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, मिस्टर विक्टम वारबर्टम। वारबर्टम डोरोथी से काफ़ी बड़ा आदमी है। वह वेल्दी और सोशली कंफर्टेबल है, लेकिन वह कन्वेंशनल रिलीजियस मॉरलिटी में विश्वास नहीं करता। वह ओपनली एथिस्ट है और डोरोथी के प्रति बहुत आकर्षित है। वह डोरोथी को कई बार अपने तरीके से अप्रोच करता है, लेकिन डोरोथी उसके एडवांस को स्वीकार नहीं करती। क्यों? क्योंकि डोरोथी की पूरी साइकोलॉजी रिलीजन, सेल्फ कंट्रोल और मॉरल डिसिप्लिन पर बनी हुई है। उसके लिए वारबर्टम की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग सी दुनिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विलेज के लोगों में पर्सनल लाइफ से ज़्यादा गॉसिप्स में इंटरेस्टेड है। अब कहानी में एक और कैरेक्टर आती हैं, उनका नाम है मिसेस सैमफिल। वह विलेज में गॉसिप है। एक चाची होती है ना, जो सबकी बुराइयां करती है, सब पर अफवाह फैलाती है, वैसे ही वह लोगों की प्राइवेट लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रखती है। एक रात डोरोथी और वारबर्टम की ऐसी स्थिति दिखाई देती है जिसे मिसेस सैमफ्रिल गलत अर्थ में लेती हैं और फिर शुरू होता है अफवाह। मिसेस सैमफ्रिल इस बात को फैलाती है कि डोरोथी और वारबर्टम के बीच कुछ स्कैंडलस हुआ है। स्कैंडलस मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। धीरे धीरे बात बढ़ जाती है और डोरोथी की रेपुटेशन खतरे में पड़ जाती है। यहाँ ऑरवेल दिखाते हैं, स्मॉल टाउन की सोसाइटी में गॉसिप कैन बिकम अ फॉर्म ऑफ सोशल पावर। एक अफवाह किसी इंसान की पूरी सोशल आइडेंटिटी को डैमेज कर सकती है। अब डोरोथी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। एक तरफ फादर, दूसरी तरफ रिलीजन और तीसरी तरफ विलेज की गॉसिप और चौथी तरफ अपना सप्रेस्ड इमोशनल लाइफ। ये सारी चीज़ें डोरोथी को तोड़कर रख देती हैं। वह अपने जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन एक टाइम पर उनका मेंटल कंडीशन टूट जाता है और फिर नॉवेल में एक बहुत अनयूजुअल घटना होती है। डोरोथी की मेमोरी चली जाती है, उसे अमनेजिया हो जाता है। अमनेजिया मतलब स्मृति विसरण, ठीक है। और यहीं से नॉवेल का दूसरा फ्रेज शुरू हो जाता है। जब डोरोथी को होश आता है तो वह खुद को लंदन में पाती है। वह कंफ्यूज है, उसे अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी याद नहीं है। फिलहाल में उसे यह तक याद नहीं कि वह कौन है और कहाँ से आई है। यह ऑरवेल का बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस है। क्यों? क्योंकि डोरोथी की मेमोरी खोने के साथ उसकी पुरानी सोशल आइडेंटिटी भी प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाती है। अब वह रेवरेंड हेयर की बेटी नहीं, वह सिर्फ एक होमलेस यंग वुमेन है। एटलीस्ट उसे जाना तो जाता है और सोसाइटी उसे उसी तरीके से ट्रीट करती है। डोरोथी अब ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आती है जो सोसाइटी से माइग्रेन पर रहते हैं। इन लोगों के पास परमानेंट घर नहीं है, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और पुलिस और चैरिटी इंस्टीट्यूशन से भी उनका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ डोरोथी को पहली बार वह दुनिया दिखाई देती है जिसे रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास सोसाइटी अक्सर देखना नहीं चाहती। वह समझती है कि पावर्टी केवल पैसे की कमी नहीं है। पावर्टी का मतलब फूड की अनसर्टेनिटी, शेल्टर का ना होना, सोशल रिस्पेक्ट ना होना और हर दिन सिर्फ सर्वाइवल की चिंता।
इस फेज में डोरिथी कुछ होमलेस लोगों के साथ जुड़ती हैं। उनमें नोबी जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं है। वास्तविकता बहुत ही हार्श है, कठिन है। उन्हें यह सोचना पड़ता है कि अगला खाना कहाँ मिलेगा, आज की रात कहाँ बिताएंगे, पुलिस से कैसे बचेंगे, फिर सुबह क्या व्यवस्था करेंगे। डोरिथी पहली बार वर्किंग क्लास और होमलेस लाइफ को अंदर से देख रही थी। यही ऑरवेल के ऑन एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ा हुआ है। ऑरवेल ने खुद पॉवर्टी, कैजुअल लेबर और होमलेसनेस के एक्सपीरियंसेस किए हैं, इसलिए इस नॉवेल में कई एपिसोड उनके लाइव ऑब्जर्वेशन से प्रभावित हैं। अब डोरिथी लंदन से निकलकर केंट के कंट्री साइड में पहुंचती है। यहाँ सीजनल वर्कर हॉप पिकिंग्स काम कर रहे हैं। डोरिथी भी उनके साथ काम करती है। यहाँ उसे मैनुअल लेबर का एक्सपीरियंस मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम, थकान, कम वेजेस और अगले दिन फिर वही काम। यहाँ डोरिथी को पता चलता है कि मजदूरों की ज़िंदगी कितनी एग्जॉस्टिंग हो सकती है। लेकिन ऑरवेल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। इतनी मेहनत और पॉवर्टी के बावजूद वर्कर्स में कंपेनियनशिप भी है। वे बात करते हैं, हंसते हैं। कुछ समय के लिए तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम से बाहर हैं, लेकिन सीज़न ख़त्म होते ही फिर वही पॉवर्टी सामने आ जाती है। यह ऑरवेल के सोशल क्रिटिसिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हॉप पिकिंग के दौरान डोरिथी का कनेक्शन नोबी से बनता है, लेकिन नोबी की लाइफ स्टेबल नहीं है। वह सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आखिरकार एक थेफ के मामले में नोबी ट्रबल में पड़ जाता है और अरेस्ट हो जाता है। डोरिथी फिर अकेले पड़ जाती है और उसके पास वापस लंदन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन जब वो लंदन लौटती है तो उसकी हालत पहले से बहुत ख़राब है। उसके पास बहुत कम पैसे हैं, ना कोई परमानेंट घर है और सबसे बड़ी बात, वह अकेली है। वह रिस्पेक्टेबल होटल्स में आसानी से रूम नहीं मिलता उसे। एक सिंगल वुमेन बिना प्रॉपर लॉन्ग लगेज और सोशल रेफरेंस के उस समय के सोसाइटी में बहुत वनरेबल पोजीशन में थी। आखिरकार उसे एक चीप अकोमोडेशन मिलता है, लेकिन पैसे तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे और फिर वह भी जब ख़त्म हो जाते हैं तो क्या डोरिथी सचमुच में होमलेस हो जाती है? और फिर उसका डेस्टिनेशन बनता है ट्रैफेलगर स्क्वायर। यह नॉवेल का सबसे मेमोरेबल हिस्सा है। डोरिथी रात में उन होमलेस लोगों के साथ रहती है जो पब्लिक स्पेस में रात गुजारने के लिए मजबूर है। यहाँ ऑरवेल ने नैरेटिव फॉर्म को पूरी तरीके से बदल दिया है। इसके बाद अब सुनोगे तो आपको लगेगा कि कुछ और पढ़ने लगे। नॉवेल का 3rd चैप्टर बहुत अनयूजुअल है। यह लगभग पूरा ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है, यानी ट्रेडिशनल नरेशन की जगह में कई जगह होमलेस कैरेक्टर की अलग अलग सच्चाइयाँ सामने दिखती हुई प्रतीत होती है। यह ऑरवेल का बड़ा फॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। इस सीन में अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। किसी की फैमिली प्रॉब्लम, किसी की पॉवर्टी, किसी की शादी टूट गई है और किसी का रिलेशनशिप सोसाइटी से बहुत ख़राब है। किसी ने रिलीजन को खो दिया है। एक कैरेक्टर है मिस्टर टालबॉयज। वह एक फॉर्मर क्लर्जी मैन है, यानी डोरिथी की तरह वो भी रिलीजियस और रिस्पेक्टेबल सोसाइटी से आए हुए हैं, लेकिन अब वह होमलेस है। यह एक पावरफुल कंट्रास्ट है। एक तरफ डोरिथी क्लर्जी मैन स्टार्टर है, दूसरी तरफ फॉर्मर क्लर्जी मैन टर्न वैग्रेंट। यहाँ ऑरवेल हमें बता रहे हैं कि सोशल पोजीशन कितनी अनस्टेबल है। आज रिस्पेक्टेबल व्यक्ति कल सोसाइटी से बाहर हो सकता है। इस सीन को इमेजिन कीजिए, लंदन की रात, ठंड, भूखे थके लोग, पब्लिक स्क्वायर, कोई बेंच पर सो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई अपने पुराने जीवन को याद कर रहा है। और डोरिथी जो कभी एक रिस्पेक्टेबल रेक्टरी में रहती थी, अब उन्हीं लोगों के बीच बैठी है। यह उसके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उसका सोशल स्टेटस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। पैसे नहीं है उसके पास, उसकी मेमोरी भी ख़त्म हो चुकी है।
उसके पास बचा है तो सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। डोरोथी लगभग 10 दिनों तक इस होमलेस लाइफ को एंड्योर यानी बर्दाश्त करती है, सहती है। आखिरकार उसे बेगिंग वैग्रेंसी के कारण पुलिस पकड़ लेती है, उसे सेल में रखा जाता है। यह मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी पॉवर्टी को सॉल्व करने के बजाय अक्सर पुअर व्यक्ति को कंट्रोल करती है। डोरोथी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया, लेकिन उसका क्राइम प्रैक्टिकली यह है कि वह रिस्पेक्टेबल सोसाइटी से बाहर दिखाई दे रही है। यह ऑरवेल का शार्प सोशल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? डोरोथी की याददाश्त नहीं है तो उसे लगता है उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है। उसे लगता है शायद फादर ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। चार्ल्स एयर अपने तरीके से डोरोथी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने कज़न सर थॉमस एयर की मदद लेते हैं। आखिरकार डोरोथी की आइडेंटिटी पता चलती है और उसे एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डोरोथी को एक गर्ल्स स्कूल में टीचिंग की जॉब मिलती है। स्कूल का नाम है रिंगवुड हाउस एकेडमी। इसे चलाती है मिसेस क्रेवी। अब डोरोथी के जीवन में एक नया फेज शुरू होता है। वह अब स्कूल मिस्ट्रेस बन चुकी है और यहाँ ऑरवेल अपने खुद के टीचिंग एक्सपीरियंसेस को फिक्शन के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऑरवेल ने खुद 1932 के आसपास प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग की थी और उनका अनुभव नॉवेल के सोशल एपिसोड्स में दिखाई देता है। मिसेस क्रेवी एक डिफ़िकल्ट एम्प्लॉयर है, स्ट्रिक्ट है, बहुत मतलबी है और रुपए को लेकर बहुत कंजूस है। डोरोथी को प्रॉपरली कंफर्टेबल कंडीशन नहीं मिलती, लेकिन डोरोथी टीचिंग को सीरियसली लेती है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डोरोथी पहली बार अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रही है जिसमें उसकी अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है। जब डोरोथी क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है गर्ल्स का एजुकेशन बहुत वीक है, स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज तक ठीक से नहीं है। स्कूल का फोकस ज़्यादा है रूट लर्निंग और मैकेनिकल डिसिप्लिन पर, लेकिन डोरोथी का अप्रोच अलग है। वह बच्चों से केवल कॉपी लिखवाना नहीं चाहती, वह जियोग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है, हिस्ट्री को समझाना चाहती है, बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहती है। वह बच्चे हैं, वह चाहती है बच्चे सिर्फ फैक्ट ना याद करें बल्कि समझें। यहाँ ऑरवेल एजुकेशन सिस्टम की क्रिटिसिज्म पर भी बताते हैं। अगर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ हैंड राइटिंग, कॉपिंग और डिसिप्लिन रह जाए तो एजुकेशन क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं कर पाती। डोरोथी चाहती है कि स्टूडेंट दुनिया को समझे, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। उन्हें प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए और मिसेस क्रेवी को कंट्रोल चाहिए। इसलिए डोरोथी और मिसेस क्रेवी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है। पहले डोरोथी खुद को बहुत सप्रेस करती थी, वह अपने फादर और रिलीजन के रूल के अनुसार जीती थी। फिर पॉवर्टी ने उसे सोसाइटी का दूसरा फेस दिखाया। अब टीचिंग ने उसकी अपनी एबिलिटी दिखाई। वह डिस्कवर करती है कि मैं केवल किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ खुद भी कर सकती हूँ। लेकिन सोसाइटी उसे फिर भी फ्रीडम नहीं देती है। मिसेस क्रेवी डोरोथी की इंडिपेंडेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। डोरोथी क्लासरूम में इन्वेस्टमेंट करती है, स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती है, लेकिन मिसेस क्रेवी को लगता है कि टीचर को वही करना चाहिए जो मिसेस क्रेवी कहे। डोरोथी का आइडियलिज्म और मिसेस क्रेवी का अथॉरिटेरियन एटीट्यूड क्लैश करते हैं। धीरे धीरे डोरोथी का एंथुसियाज्म कम होने लगता है, टीचिंग भी एक रूटीन बन जाती है और डोरोथी फिर एक दूसरे प्रकार के इम्प्रिजनमेंट में पहुंच जाती है। पहले फादर का, फिर पॉवर्टी का और अब मिसेस क्रेवी के स्कूल का। यहाँ ऑरवेल एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। डोरोथी जहाँ भी जाती है वहाँ कोई ना कोई सिस्टम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। घर में फादर, पॉवर्टी में मनी, स्ट्रीट पर पुलिस और सोशल रूल, स्कूल में मिसेस क्रेवी। यानी डोरोथी की समस्या केवल पर्सनल नहीं है, उसके चारों तरफ का सोशल स्ट्रक्चर है। आखिरकार मिसेस क्रेवी डोरोथी को स्कूल से निकाल देती हैं। डोरोथी फिर अनसर्टेन फ्यूचर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी कहानी फिर एक बहुत बड़ा टर्न लेती है।
डोरथी जैसे स्कूल से निकलती है, उसे उम्मीद नहीं होता कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन बाहर वारबर्टम उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वारबर्टम आपको याद होना चाहिए, गांव का अमीर और डोरथी को छेड़ने वाला बड़ा आदमी। वह वारबर्टम से एक बहुत इम्पोर्टेंट बताता है, उसे विलेज की गॉसिप के बारे में बताता है कि मिसेस सेमफ्रिल के खिलाफ एक्शन लिया गया है। उसकी र्यूमर्स का आधार बहुत कमज़ोर साबित हुआ, इसलिए डोरथी की रेपुटेशन फॉर्मली क्लियर हो चुकी है और अब वारबर्टम उसे वापस नेपहिल ले जाना चाहता है। वारबर्टम डोरथी को लंदन से वापस ले जाता है। वह जर्नी केवल जियोग्राफिकल जर्नी नहीं थी, अब डोरथी की लाइफ पूरी तरीके से सर्कुलर मूवमेंट में थी। वह घर से निकलती है, फिर लंदन, फिर कैंट, फिर होमलेसनेस, फिर स्कूल और अब फिर घर वापसी। यानी नॉवेल का स्ट्रक्चर एक प्रकार का डिपार्चर, एक्सपीरियंस और रिटर्न से भरा हुआ है। जर्नी के दौरान वारबर्टम डोरथी को मैरिज का प्रपोजल देता है। वह डोरथी के सामने प्रैक्टिकल आर्गुमेंट रखता है। उसका कहना इसेंशियली यह है कि डोरथी अब अपने पुराने रिलीजियस सर्टेनिटी में नहीं है। अगर वह उसी लाइफ में वापस चली जाएगी तो फिर उसका वही रूटीन होगा। एक मैरिज उसे सिक्योरिटी और कंपेनियनशिप दे सकता है, लेकिन डोरथी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। वह साफ समझती है कि मैरिज केवल इकोनॉमिक स्केप नहीं हो सकती। यह नॉवेल का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मोमेंट होता है। डोरथी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। फैथ सेकंड हुआ, यानी उसकी जो श्रद्धा थी उसे वह डगमगा गई थी। मेमोरी चली गई, गरीबी देखी, बेघर होना भी देखा, मैनुअल लेबर भी देखा, टीचिंग की, लेकिन अंत में एक बात समझ में आई, फ्रीडम का मतलब केवल कंफर्टेबल लाइफ नहीं होता और मैरिज को केवल एस्केप रूट बनाना भी फ्रीडम नहीं है। इसलिए वो वारबर्टम को फिर रिजेक्ट कर देती है। समझ में आया आपको? डोरथी वापस अपने फादर के पास पहुंचती है और अब नॉवेल का एक स्ट्रेंज तरीके से वही लौटना होता है जहां से वह शुरू हुआ था। वही घर, वही फादर, वही पेरिस ड्यूटीज़, वही सोशल एनवायरनमेंट, लेकिन डोरथी अब पहले वाली डोरथी नहीं रह गई। सबसे बड़ा चेंज उसका सेल्फ मॉडिफिकेशन वाला एक्सट्रीम रिलीजियस डिसिप्लिन ख़त्म हो चुका है। अब वो पहले की तरह खुद को पनिश नहीं करती। उसका फेथ पूरी तरह उसके पुराने रूप में वापस नहीं आता, लेकिन वह ज़िंदगी को नए तरीके से स्वीकार करती है। यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्या डोरथी सक्सेसफुल हुई? क्या उसने सोसाइटी को बदला? क्या उसने अपना नया इंडिपेंडेंट करियर बनाया? नहीं, ऑरवेल कोई कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग नहीं देते। डोरथी वापस सोसाइटी में लौटती तो है, लेकिन उसका इनिशियल पर्सपेक्टिव बदल चुका है। उसने सोसाइटी के अलग अलग लीडर्स को अब देख लिया है और उसने यह भी देखा कि सोशल आइडेंटिटी कितनी फ्रजाइल है। इसलिए एंडिंग को सिंपली डोरथी गोज बैक होम कहना इनकम्प्लीट है। असल में डोरथी रिटर्न फिजिकली बट साइकोलॉजिकली सी हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। यह बहुत एक परफेक्ट क्या रहेगा, एंडिंग का पार्ट रहेगा। अब इस नॉवेल को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस इसके 5 जो मेजर पार्ट्स हैं उन्हें हम याद करेंगे थोड़ा सा करके और कैरेक्टर्स को भी रिकॉल कर लेंगे। पहला, डोरथी निपहिल में रहती है, फादर के साथ रहती है, चर्च की ड्यूटीज़ करती है, रिलीजियस डिसिप्लिन फॉलो करती है। वारबर्टम से उसका इनकाउंटर होता है। मिसेस सेमफ्रिल गॉसिप फैलाती है, डोरथी का मेंटल ब्रेकडाउन होता है। वह लंदन पहुंचती है, उसकी मेमोरी खो जाती है, वैग्रेंट के साथ रहती है, नोबी जैसे लोगों के कांटेक्ट में आती है और केंट में हॉप पिकिंग करती है। लंदन लौटती है, पैसे ख़त्म होते हैं और होमलेसनेस की तरफ चली जाती है। यह नॉवेल का सबसे एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है। पूरी नैरेटिव स्टाइल को बदल दिया गया है। तीसरे हिस्से में डोरथी होमलेस पीपल के साथ ट्रैफेगलर स्क्वायर में रात बिताती है। यह चैप्टर पॉवर्टी, होमलेसनेस और सोशल एक्सक्लूजन को कलेक्टिव वाइज देता है।
बाद में पुलिस डोरथी को रेस्क्यू करती है। सर थॉमस एयर की मदद से वह जॉब पाती है। मिसेस क्रीवी के स्कूल में टीचर बनती है। स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करती है और कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जॉब खो देती है। वारबर्टन से मिलती है। रूमर क्लियर होने पर उसे खुशी तो होती है, लेकिन वह फिर निप हिल वापस पहुंचती है। वारबर्टन उसे प्रपोज करता है, वह रिजेक्ट करती है और अपने पुराने रूटीन की तरह काम करने लगती है, लेकिन उसका जो रिलीजियस सेल्फ पनिशमेंट पहले जैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अ क्लर्जीमैन्स डॉटर की, जो 1985 में पब्लिश हुई थी। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी? और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।